तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट लेवल सेकंड सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि लॉकडाउन के समय से लेकर 2 अगस्त जो भी आपकी एग्ज़ाम की डेट निर्धारित है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर रीट का सिलेबस पूरा करवाऊँगी मेरे चैनल पर। सोशल साइंस विद चाइल्ड पेडोलॉजी और रीट लेवल फर्स्ट की जीके जो हमारे सोशल साइंस में ही कवर हो रही है, ये सब यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पे बनाए रखें। तो जैसा दोस्तों आपको पता है कि हमने यूनिट 4th, 5th और 6th हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। 4th थी दोस्तों लोकतंत्र वाली, जिसमें हमने धर्मनिरपेक्षता, संविधान का विकास और ये जो मूल कर्तव्य और मूल अधिकार पढ़ा। फिर सरकार का गठन और कार्य पढ़ा यूनिट 5th में, जिसमें हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, ये सब हमने पढ़ लिए। न्यायपालिका तक हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद में दोस्तों हमने ये पढ़ा पृथ्वी के प्रमुख घटक नाम से, जो यूनिट 6 आपकी दी हुई है दोस्तों। यूनिट 6th, 7th और 8th, 9th, ये चारों जो यूनिट है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसलिए ही मैंने ये पहले पढ़ाना स्टार्ट किया है। जो शुरू के 3 यूनिट है दोस्तों, मैंने आपको सिलेबस पढ़ा दिया है पहले, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जो शुरू के 3 यूनिट हैं ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा कम इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। और दूसरा ये कि ऐसा भी कुछ नहीं है कि हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगती है, पर हिस्ट्री में थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, समझाने वाली चीज़ें कम होती हैं। तो पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है जितना मुझे और सब्जेक्टों में आता है, जैसे पॉलिटिक्स हो गई या फिर ज्योग्राफी हो गई। ये सब चीज़ें समझाने वाली चीज़ें ज़्यादा होती है, ज़्यादातर लोगों के कम समझ में आती है। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। तो हिस्ट्री हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम जो पहले 2 यूनिट्स पढ़ी हैं हमने, 4th और 5th, वो दोनों थी पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है। उसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यूनिट 4, यूनिट 5 के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कम से कम 40-50 चैप्टर उसके हैं। क्योंकि दोस्तों मैं छोटे छोटे चैप्टर बनाती हूँ, 15-20 मिनट के होते हैं। कोई बाय द वे चैप्टर होता है जो 25 मिनट से ऊपर का जाता है ना। तो और यही नहीं है कि मैंने आपको रेट लेवल के हिसाब से ही तैयारी करवाई है, तैयारी आपकी बहुत वाइड है। फर्स्ट ग्रेड तक भी आप इस जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आजकल छोटी नहीं होती है, हर एग्ज़ाम में कंपटीशन दोस्तों बहुत टफ हो गया है। इसलिए मैंने अपने जो ये लेवल है पढ़ाई का, ये बहुत हाई रखा है। तो यूनिट 4th और 5th जो थी दोस्तों पॉलिटी से रिलेटेड थी, और जो यूनिट 6th, 7th, 8th और ये 9th है ना, ये चारों दोस्तों ज्योग्राफी की यूनिट्स है ना। इसमें हमने पृथ्वी के प्रमुख घटक, इसमें बेसिक ज्योग्राफी आती है जो हमने 8th तक पढ़ी है दोस्तों। स्थलमंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, ये सब हमने एक एक टॉपिक के अनुसार यहाँ पे एक एक चैप्टर बनाया है और उनका अध्ययन कर लिया है, ठीक है। अब हम आज यहाँ पे एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, संसाधन और विकास, है ना। इसमें दोस्तों मेन मतलब समझने वाली बातें ज़्यादा है। क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस यूनिट्स में से कम पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़े से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन ही इसमें आते हैं। और इसमें स्पेशल ये भी नहीं दिया, जैसे कृषि दी है, मानव संसाधन दिए, तो ये तो नहीं दिया इंडिया के या फिर राजस्थान के। इंडिया के राजस्थान के तो इन यूनिट्स में अलग से दिया है, और आप सबको पता है कि इंडिया और राजस्थान पे ही ज़्यादा जोर दिया जाएगा, उसमें से भी राजस्थान में। तो इसमें इस यूनिट्स में हमें बेसिक चीज़ें वर्ल्ड की पढ़नी है, मतलब संसाधन क्या होते हैं, है ना। संसाधनों का संरक्षण तो एक टॉपिक का ही नाम है दोस्तों। संसाधनों का संरक्षण क्या होता है, संसाधनों को बचाव से रखना, अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें सुरक्षित रखना, है ना। तो ऐसे टॉपिक बना दिए। इनमें जैसे मृदा हो गई तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कृषि हो गई तो भाई चावल के लिए क्या जलवायु चाहिए, विश्व में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की कृषि की जाती है। मानव संसाधन हो गया मतलब जनसंख्या से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम विश्व की जनसंख्या का डाटा तो नहीं पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या पढ़ सकते हैं भाई, कौन से देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, कौन से में सबसे कम है, कौन से में सबसे ज़्यादा घनत्व है, कौन से में कम है। क्योंकि इसके अलावा जनसंख्या का डीप तो हम भारत का और राजस्थान का पढ़ेंगे, राजस्थान के हर एक ज़िले की जनसंख्या हमको पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो ये वाली जो यूनिट है हमारी
इसमें से जहाँ तक मैं जानती हूँ क्वेश्चंस कम पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के आएंगे तो भी बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे कि लोहे की कोई खान का नाम दे दिया कि ये कहाँ पाई जाती है ना। उद्योग दे दिया, जैसे लोहा अयस्क के कोई इस उद्योग का नाम दे दिया, जैसे कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा आएंगे, लेकिन फिर भी सिलेबस में लिखा हुआ है और सिलेबस के हर टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। ये तो हमारी RPSC की पॉलिसी रहती है मोस्टली, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक एक चीज़ का चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं संसाधनों के प्रकार से। देखो, संसाधन का संरक्षण मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। संसाधन क्या होते हैं मैं समझा दूंगी, प्रकार क्या होते हैं मैं समझा दूंगी। संरक्षण क्या होता है, संरक्षण आपको हर चीज़ का पता है कि बचाव होता है। अब संसाधनों को किस तरह से हम बचा सकते हैं, अब स्पेशल कोई टेक्निक तो है नहीं, ना ही कोई विधिया है, बस ये जनरल नॉलेज की बातें हैं कि भाई जाए तो लाइट बंद करनी चाहिए, कोयले की जगह ज़्यादा से ज़्यादा नवीन संसाधन है वो उपयोग करने चाहिए, पानी का बचत करना चाहिए, मृदा को विनाश होने से रोकना चाहिए, है ना। तो ये सब संरक्षण ही होता है ना। तो ये तो मतलब ऐसे नाम के लिए यहाँ पे लिख दिया। हम पढ़ते हैं पहला चैप्टर। देखो, नाम है यूनिट का संसाधन और विकास। सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ते हैं हम, संसाधनों के प्रकार। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। संसाधन एवं विकास, यूनिट 7, पहला चैप्टर है संसाधनों के प्रकार और संरक्षण। ठीक है, इस यूनिट का पहला चैप्टर दोस्तों, ये चैप्टर 12 मैंने पिछले यूनिट के हिसाब से लगा दिया, इस यूनिट का पहला चैप्टर होगा। सबसे पहले संसाधन होते क्या हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। देखो, कोई भी वह वस्तु जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए करता है ना, वो ही संसाधन बन जाता है। चाहे वो पानी हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो। देखो दोस्तों, जब तक कोयले की खोज नहीं हुई थी तब तक कोयला मिट्टी में दबा हुआ था। हमें क्या पता था कोयला क्या काम आना है, हमें नहीं पता था कोयला हमारे लिए इतना उपयोगी हो सकता है कि कोयले से हम बिजली बना सकते हैं, और उस बिजली से एक दिन ऐसा आएगा कि उस बिजली के बिना हम 1 सेकंड में नहीं रह सकते हैं। तो जब तक कोयला संसाधन नहीं था, जब तक मानव ने उसकी खोज नहीं की और उसका उपयोग नहीं जाना कि कोयले का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लोहा तो जब तक लोहे को खोजा नहीं, फिर लोहे से हथियार बनाना शुरू नहीं किया, लोहे को उपयोग में लेना शुरू नहीं किया, जब तक लोहा संसाधन नहीं था। जब मानव ने लोहे को समझा, लोहे को निकाला, लोहे को साफ़ किया, उसका इस्पात बनाया, फिर उसको मतलब उससे अनेक मशीनें बनाई, तब लोहे का उपयोग प्रारंभ हुआ। तब क्या बन गया, वो संसाधन बन गया। इसलिए कोई भी वस्तु, चाहे वो मिट्टी क्यों ना हो, मिट्टी भी अगर हमारे कोई उपयोग में नहीं आ रही है तो वो संसाधन नहीं है। लेकिन मिट्टी हमारे लिए फसल में उपयोगी होती है ना, हर चीज़ में उपयोगी होती है, तो वह हमारे लिए संसाधन बन जाती है। तो प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, कोई भी वस्तु जो मानव को जीवन जीने में सहायता देती है, आवश्यकता की मानव की किसी भी डिमांड को पूरा करती है, संसाधन कहलाती है। अब हमारे सिलेबस में लिखा हुआ संसाधनों के प्रकार, तो हम डायरेक्ट आते हैं संसाधनों के प्रकार। कई तरह से बांटा जा सकता है दोस्तों संसाधनों को। जैसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मानव निर्मित संसाधन होते हैं। नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा दिए, मानव द्वारा, मानव खुद जो बनाता है वो प्रकार का संसाधन। तो प्रकृति हमें कौन से संसाधन देती है, सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रकृति हमें क्या क्या संसाधन देती है ना। प्रकृति हमें देती है वायु, सबसे महत्वपूर्ण हवा है जिसके बिना हम 1 सेकंड नहीं जी पाते। पानी, नदियाँ, है ना, नदियों के बिना, पानी के बिना हम जी नहीं सकते। ठीक है, झीलें, मृदा, ऐसे जो भी चीज़ जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, जैसे मिट्टी हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, पर्वत, पठार, मैदान हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं, झीलें, नदियाँ, ये सब हमारे जीने में सहायता कर रही है ना हमें, तो ये सब प्राकृतिक संसाधन हो गए, है ना। अब प्राकृतिक संसाधनों को भी दोस्तों हम 2 तरह से विभाजित कर सकते हैं, एक तो वास्तविक संसाधन और एक संभाव्य संसाधन, है ना। मे भी शायद ये टर्म से दे दे कि निम्न में से कौन सा वास्तविक संसाधन है, निम्न में से कौन सा संभाव्य संसाधन है ना। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। छोटे छोटे टर्म कई बार हमारे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं या फिर हमें मतलब ही नहीं पता होता। तो ये एनसीईआरटी में ऐसे ही डिवीज़न किया हुआ है दोस्तों, ये पूरा मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। ये जो आपकी यूनिट है ऐसे कैसे एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो अगर मतलब एग्ज़ाम में अगर आपका आंसर गलत कर देते हैं, तो अगर आप उस पर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो वो भी आप एनसीईआरटी की बुक से सबसे ज़्यादा तथ्यात्मक बुक्स मानी जाती है। तो उसी में से मैंने ये पढ़ाया है
वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? जिनकी मात्रा हमें वर्तमान में ज्ञात हो चुकी है, मतलब हमें पता है कि भाई ये संसाधन इस समय यहाँ पे उपलब्ध है और इतनी मात्रा में उपलब्ध है ना, जिनका इस समय उपयोग किया जा रहा है। तो कौन से संसाधन जिनकी हमें मात्रा ज्ञात है और वर्तमान में जो उपयोग में लिए जा रहे हैं वो क्या होते हैं? वास्तविक संसाधन। जैसे कि पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इनमें जो खनिज तेल है, अब उन देशों को पता है कि हमारे पास कितना खनिज तेल है। हम सबको भी पता है कि भाई उनके पास बहुत खनिज तेल है, वहाँ से हम खरीद के लाते हैं, वो अपना निकालते हैं, बेचते हैं। तो ये क्या हो गया? वास्तविक संसाधन। उन्हें अपने खनिज तेल की मात्रा भी ज्ञात है, वो उसका उपयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गए वास्तविक संसाधन। अब दूसरे संसाधन होते हैं संभाव्य संसाधन। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और इस समय उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में उपयोग होने की संभावना है। जैसे कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन है। कई संसाधन दोस्तों ऐसे होते हैं जिनकी हमें मात्रा मतलब पता तो चल जाता है, जैसे कि सर्वे होते रहते हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि हमें वैज्ञानिकों ने सर्वे किया और ऐसे पता चल गया कि यहाँ पे, जैसे कि मान लो हमारे बांसवाड़ा में सोना है, तो पहले ऐसे पता चल गया था कि बांसवाड़ा में की मिट्टी में सोने के निक्षेप पाए गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे कितने निक्षेप है, कितना सोना विद्यमान है। ना ही हमें ये पता था कि इसको मिल तो गया लेकिन इसका उपयोग नहीं होने लगा था, मतलब उसका निष्कर्षण नहीं होने लगा था, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्निक्स नहीं थी कि हम उसको निकाल सके। ठीक है, तो जिनके हमें अभी तक मात्रा भी ज्ञात नहीं है, जिनका हम अभी प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं, और लेकिन जिनका भविष्य में उपयोग की संभावना। अब जब हमें पता चल गया यहाँ पे सोना है, तो राजस्थान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इंडिया से आएंगे लोग, है ना, मतलब भारत के दूसरे राज्यों से लोग आएंगे खनन करने के लिए, है ना, वहाँ की सरकारें भेजेंगी। अगर उनके पास भी नहीं है तो हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्या करेंगे? अब्रोड से ऐसी मशीनें लाएंगे जो सोना निकाल सके। अगर उनमें भी कैपेसिटी नहीं है तो फिर विदेश से लोग आने लग जाते हैं, है ना। और दूसरे देशों में जो विकसित देश होते हैं उनकी जो मशीनें होती है वो यहाँ पे लाई जाती है और फिर पार्टनरशिप में वहाँ पे सोना निकाला जाता है। तो उपयोग तो होगा उनका, आज नहीं हो रहा तो कल होगा, है ना, लेकिन वर्तमान में नहीं हो रहा है ना। तो वो क्या हो जाते हैं? संभाव्य संसाधन, मतलब जो हमें मिल गए हैं लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि ये कितने हैं यहाँ पे, और ये नहीं है कि इनका अभी उपयोग शुरू नहीं हुआ है ना। और ऐसे जैसे कि लद्दाख में हमें पता चल गया कि वहाँ पर यूरेनियम बहुत सारी मात्रा में है, लेकिन अभी तक उसका निष्कर्षण मतलब उसका खनन प्रारंभ नहीं हुआ है, तो वो क्या है? संभाव्य संसाधन है। ठीक है, अब संभाव्य संसाधनों को भी दोस्तों, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गए, है ना, प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांट दिया, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। ठीक है, अब दूसरे कौन से हैं? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है। जैसे कि लोहा अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक कि वो लोगों ने उसे लोहा उससे बनाना नहीं सीखा। जब उससे पुल सड़कें, मशीनें, वाहन बनने लगे तो मानव निर्मित संसाधन वह कहलाया। देखो, प्राकृतिक संसाधन तो है, जैसे भूमि हो गई, मृदा हो गई, पत्थर हो गया, वायु हो गया, है ना, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। लोहा भी प्राकृतिक संसाधन ही है ना, लेकिन वह मानव निर्मित संसाधन कब बन गया? जब मानव ने उसका उपयोग करना सीख लिया, है ना। और मानव जैसा लोहा प्रकृति हमें देती है, हम क्या वैसा ही लोहा यूज़ करते हैं? नहीं, हम उसको बहुत चेंज कर देते हैं। वो तो एक मिश्रित अयस्क होता है, फिर हम उसको अनेक तरह से मतलब मशीनों में उसका कर करके उसको इस्पात बनाया जाता है। फिर उस इस्पात से अनेक तरह की मशीनें बनाई जाती है, पुल बनाया जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं। तो वह क्या हो गया कि प्रकृति ने हमें कुछ और दिया था, उसका निष्कर्षण कर करके हमने कुछ और बना लिया और अब वह बहुत उपयोगी संसाधन बन गया। तो ऐसे संसाधन क्या होते हैं? ये संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, कि मतलब प्राकृतिक संसाधनों का रूप परिवर्तित करके मानव उन्हें अपने उपयोग में लेने लगता है। तो ये क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो नव्यकरणीय संसाधन, एक अनव्यकरणीय संसाधन। ठीक है, अब नव्यकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नव्यकरणीय संसाधन वो होते हैं जो कि आप नाम से पता चल रहा होगा, नव्यकरणीय मतलब जिनका नवीनीकरण किया जा सके, अनव्यकरणीय जिनको नवीन नहीं बनाया जा सके। तो नव्यकरणीय जो असीमित हैं और शीघ्रता से
नवीनीकृत हो जाते हैं, मतलब जिनकी अनाप शनाप मात्रा हमारे यहाँ पे उपलब्ध है और वो वापस नए नए बनते रहते हैं, मतलब वो ख़त्म होने की संभावना उनकी बहुत कम है। जैसे कि सौर ऊर्जा, अब सूर्य आज अस्त हो गया, कल फिर से उगेगा, कल हमें फिर से ऊर्जा मिल जाएगी। पवन तो हमेशा चलती ही रहती है, ये कभी ख़त्म थोड़ी होगी, है ना। जैसे कि जल है, जल हमेशा आता ही रहता है नदियों से, इनसे समुद्रों में भी विद्यमान है। मृदा हो गई, वन हो गया, तो ऐसे तो मृदा और वन को क्षति होती है, समाप्त भी हो रहे हैं, लेकिन इनकी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ये धीरे धीरे बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, नव्यकरणीय संसाधन, मतलब जो असीमित मात्रा में है और नष्ट होने की संभावना, मतलब शीघ्रता से नए बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अनव्यकरणीय संसाधन, जिनका भंडार सीमित होता है, मतलब वो एक पर्टिकुलर मात्रा में ही हमारे पास हैं, जिनको हम और नहीं बना सकते हैं, जिनके एक बार समाप्त हो जाने के बाद में पुनः बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि कोयला, हम थोड़ी ये कह देंगे कि हम कोयला निकाल तो रहे हैं, हम पेड़ और आदमियों को गाड़ रहे हैं तो धीरे धीरे इनका कोयला बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये तो अपनी प्रोसेस से ही बनेगा, जैसे हजारों करोड़ों वर्षों से कोयला बना है वैसा ही आज बनेगा। ऐसे ही पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये वो संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित है और एक बार समाप्त हो जाएंगे तो पुनः ये नहीं, आदमी तो नहीं बना सकता, प्रकृति की एक प्रोसेस होगी जिससे ये बनेगा और वो प्रोसेस अपना बहुत समय लेगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारे संसाधनों के प्रकार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि संसाधनों में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे मृदा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।